हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम G20 के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये G20 है क्या। क्योंकि आजकल आप हर जगह न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में आपस में लोगों को बात करते हुए आप हर जगह यही चीज़ G20 के बारे में सुन रहे होंगे कि G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो दिल्ली में हो रहा है, 9 और 10 सितंबर को हो रहा है। तो आपके माइंड में ये चीज़ तो जरूर आई होगी कि ये G20 है क्या। तो और इस शिखर सम्मेलन में ये कौन सा नंबर का शिखर सम्मेलन है और इस शिखर सम्मेलन में क्या होगा, इन शिखर सम्मेलन में क्या होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करूंगी कि G20 क्या है। अभी 2023 में इसकी अध्यक्षता अगर भारत कर रहा है तो 22 में किसने की थी और 24 में आगे 24 में कौन करेगा, और भारत अगर 2023 में इसका अध्यक्ष है तो कब से कब तक रहेगा, किस डेट से वो उस G20 का अध्यक्ष बना और आगे कौन सी डेट तक वो अध्यक्ष बना रहेगा। तो ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए, सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आप प्लीज ये मेरी वीडियो एंड तक देखना। और मुझे उम्मीद है और मैं 99% आपको ये बोल सकती हूँ कि G20 के बारे में जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो सारे मैंने इस वीडियो में ऐड करने की पूरी कोशिश की है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कि G20 क्या है। ठीक है, तो अब आपको ये फोटो दिख रही होगी कि G20 समूह की प्रमुख बातें। तो अब इस लाइन से आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो G20 है ये क्या है, एक समूह है। G20 क्या है, एक समूह है। तो अब बात आती है कि अगर G20 एक समूह है तो ये किसका संगठन है, किसका समूह है। तो इसके बारे में आप एक लाइन में अगर आपको बोलना हो तो आप ये बोलेंगे कि जो G20 है ये विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। अब आगे बात करते हैं कि ये संगठन कब बना और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे G20 क्या है। तो इस पे बात करने से पहले हम ये करेंगे कि G20 क्या है। ये मैंने आपको बताया कि G20 एक विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। इसके बारे में डिटेल जानने से पहले हम ये पता करेंगे कि ये G20 अगर एक संगठन है तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसके लिए हमें इसका कुछ बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है एशियाई देशों में वित्तीय संकट। 1997 में जो एशियाई जो देश थे, एशिया महाद्वीप के जो देश थे, मेनली पूर्वी एशियाई देश थे, उनमें वित्तीय संकट आया कि उनकी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ गई, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो गई। और उनमें वो कौन कौन से देश शामिल थे, मेनली थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और भी बहुत सारे देश थे जो इस वित्तीय संकट को जिन्होंने झेला। अब इनकी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ गई। तो उस टाइम पे थाईलैंड ने एक आइडिया लगाया कि अगर मैं अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देता हूं तो मेरे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। थाईलैंड ने क्या किया कि अपने जो देश की जो मुद्रा है, अपने देश की जो करेंसी है उसका अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन क्या होता है कि शेयर मार्केट में अपने जो करेंसी है उसकी वैल्यू को गिरा देना। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं कि अगर आज प्रेजेंट में हम मान लेते हैं कि आज अगर प्रेजेंट में $1 जो है वो 70 रुपीज के बराबर है, $1 जो है वो 70 रुपीज के बराबर है। तो अगर इंडिया अपनी करेंसी का अवमूल्यन करता है, उसकी कीमत गिराता है, तो अगर वो 10 रुपए गिराता है तो बाद में क्या हो जाएगा, जो $1 है वो 80 रुपीज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट में अपनी जो देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को कम कर देना, इसको हम बोलते हैं मुद्रा अवमूल्यन। अब ये मुद्रा अवमूल्यन क्यों करते हैं, ये मुद्रा अवमूल्यन इस वजह से करते हैं कि ताकि उन देशों में जो विकसित देश हैं वो उनमें निवेश करें, व्यापारिक निवेश करें। तो इस वजह से वो अपने मुद्रा जो है उनका अवमूल्यन कर देते हैं। अब उन्होंने मुद्रा अवमूल्यन किया तो थाईलैंड के करने के बाद
जो इंडोनेशिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, और भी जितने भी देश थे, उन्होंने एक एज ए ट्रेंड लिया इसको, और सब देशों ने अपनी अपनी देशों की मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। इस चीज से निवेश से अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय निवेश नहीं हुआ, और उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो देश की जो अर्थव्यवस्था थी, वो और ज्यादा बिगड़ गई। तो जो हालात जो खराब थे वो बद से बदतर हो गए। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जो WB, वर्ल्ड बैंक, WTO और IMF जो संगठन है, जो वैश्विक संगठन है, इन्होंने इन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की और इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए सहयोग दिया। तो अब इन बातों से इतना तो समझ में आ गया था कि जो इन विकासशील देशों का भी ऐसा G7 की तरह कोई ना कोई संगठन जरूर होना चाहिए, जो इनकी वित्तीय स्थिति को एक बड़े लेवल पे, एक बड़े मंच पे पहुंचा सके, और इनकी जो वैश्विक जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो पाए। और इनका अब बात आती है, मैंने आपको बताया कि G7 की तरह इनका भी एक संगठन होना चाहिए। तो इट मींस G7 कोई ना कोई संगठन वहां पे था। तो ये G7 की अगर हम बात करें तो G7 क्या है? तो G7 को हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ 7। तो G7 जो है ये एक विकसित देशों का संगठन था जो 70s के दशक में ही बन गया था। ठीक है, तो 1975 में G7 की फर्स्ट बैठक हुई थी। पहले इसमें 6 मेंबर्स थे। पहले इसमें कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे। 1975 में इसकी फर्स्ट बैठक भी हो गई। फिर उसके बाद 1976 में इसमें कनाडा ज्वाइन हो गया, कनाडा इसमें पार्ट बन गया। ठीक है, तो ये 6 से कितने हो गए? 6 से 7 हो गए। ठीक है, तो 76 से लेके 1997 तक ये G7 ही बना रहा। फिर 1997 में ये रसिया जो है वो G7 का पार्ट बना। तो रसिया अगर इसका पार्ट बन गया तो ये बन गया G8, ग्रुप ऑफ 8। फिर बाद में 2014 में रसिया इससे बाहर हो गया और वापस से ये G7 बन गया है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रेजेंट में कितने देश हैं, तो उसमें प्रेजेंट में है G7, और वो कौन कौन से देश हैं? वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो G7 को आप ये मानोगे कि G7 जो है वो डेवलप्ड कंट्री का एक ग्रुप है। तो डेवलप्ड कंट्री का जब भी नाम आता है तो आपके माइंड में क्लिक करता है डेवलप्ड कंट्री कौन सी हो सकती है? USA हो सकती है, UK हो सकती है, फ्रांस हो सकती है, इटली हो सकती है, जर्मनी, जापान और कनाडा। और G7 में यही 7 के 7 मेंबर्स हैं। तो अगर मैं वापस से रिपीट करूं G7 के मेंबर्स कौन कौन है? वो USA है, UK है, फ्रांस है, इटली, जर्मनी, जापान एंड कनाडा। अब इस G20 की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो ये विकासशील देश हैं उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए G20 की आवश्यकता हुई। तो G20 की आवश्यकता हुई तो 1999 में G20 जो है उसका स्थापना कर दी। तो 1999 में G20 की स्थापना हो गई। अब बात आती है कि G20 का इंट्रोडक्शन हमने बता दिया, मैंने आपको बताया कि G20 क्यों बना। तो अब बात करते हैं कि अगर G20 की स्थापना हो गई तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। अब बात आती है इसके मुख्यालय की, इसके हेडक्वार्टर की। तो आज प्रेजेंट तक G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि G20 का हेडक्वार्टर क्या है, तो आपको बताना है कि G20 का हेडक्वार्टर अभी तक कहीं भी निर्धारित नहीं है। अब बात नेक्स्ट पॉइंट है अध्यक्ष। तो G20 का अध्यक्ष कौन होगा? क्या अभी प्रेजेंट में हम सुन रहे हैं कि जो 2023 इसमें G20 का अध्यक्ष भारत है, तो क्या हर टाइम भारत ही रहेगा? नहीं, अध्यक्ष जो है कोई भी इसमें स्थायी अध्यक्ष नहीं है। इसमें जो ये अध्यक्ष है ये ट्राइका के आधार पर इसमें अध्यक्ष होते हैं। अब ये ट्राइका एक नया वर्ड आया। तो ट्राइका क्या होता है कि जैसे एक कंट्री ये है,
एक कंट्री ये है और एक कंट्री ये है। ये हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो 2022 में यहाँ पे जो अध्यक्ष था वो कौन था? इंडोनेशिया। कौन था? इंडोनेशिया। 2023 में यहाँ पे अध्यक्ष है इंडिया और 2024 में इसका जो अध्यक्ष बनेगा वो ब्राजील बनेगा। तो इन तीनों देशों को मिला के हम क्या बोलते हैं? ट्राइका। क्लियर? अब बात आती है इसके सदस्य। तो G20 में टोटल 19 सदस्य देश हैं। यहाँ पे G20 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 20। तो ग्रुप ऑफ 20 के नाम से आपको ये डाउट हो सकता है कि इसमें 20 देश शामिल है। नहीं, अगर कोई आपसे ये पूछे कि G20 में कितने देश शामिल है तो उसमें 19 देश शामिल है, 19 देश शामिल है और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है, यूरोपियन संघ इसमें शामिल है। तो कुल मिला के टोटल बन गए हमारे पास 20। बट अगर हम कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज G20 में 19 शामिल है। अब बात आती है इसके उद्देश्य की। तो उद्देश्य मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो भी मध्यम आय वाले जो देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको वैश्विक वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, उनकी जो आर्थिक जो स्थिति है, जो इकोनॉमी है, उसको स्टेबिलिटी देना और जो वैश्विक आर्थिक एजेंडा है उसको तैयार करना, कि जो एजेंडा तैयार करे कि इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होगा। अब अगर बात करते हैं तो G20 की, तो प्रेजेंट में जो G20 है वो दुनिया की 2/3 आबादी को कवर करता है। जितनी भी दुनिया में जितनी भी आबादी है वो उसका 2/3 आबादी वो G20 के अंडर है। और वैश्विक जीडीपी, जो वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसका 85% जो है वो G20 के अंडर है। वैश्विक व्यापार, जो वर्ल्ड का जो ट्रेडिंग है उसका 75% है वो G20 के अंडर आता है। ठीक है। अब बात आती है कि अगर 1999 में इसका स्थापना हो गई थी तो उसी टाइम इसका सम्मेलन भी हो गया था। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि G20 का फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ था, तो G20 का फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 1999 में, जो कि बर्लिन जर्मनी में हुआ था। बर्लिन जर्मनी में हुआ था। अब हम पढ़ रहे हैं कि 18th शिखर सम्मेलन। जो भारत में जो नई दिल्ली में होगा वो क्या हो रहा है? शिखर सम्मेलन। और यहाँ पे सिर्फ सम्मेलन है। तो क्या ये दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है? तो ये दोनों अलग अलग है। सम्मेलन जहां पे सिर्फ सम्मेलन हो, इट मींस उस देश के जो वित्त मंत्री हैं, G20 के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्य देशों के वित्त मंत्री और उनके सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर की जो सम्मेलन होता है, गवर्नर्स की जो बैठक होती है, उसको हम बोलेंगे G20 सम्मेलन, सिर्फ सम्मेलन। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन का मतलब है कि G20 के जो सदस्य देश हैं उनके राष्ट्र प्रमुखों का बैठक, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके राष्ट्रीय प्रमुख जो है, हेड हैं उस कंट्री के, उनकी बैठक। ठीक है। तो आपको सम्मेलन में और शिखर सम्मेलन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस G20 के मेंबर्स कौन कौन है, मैंने आपको बताया कि G20 में टोटल 20 मेंबर्स हैं, जिसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो कौन कौन इसमें शामिल है? तो G7 के सारे सदस्य, G7 के ये 7 के 7 सदस्य जो है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, USA, UK, ये सारे इसके सदस्य हैं। और रशिया जो कि 1997 में G7 का पार्ट बना था और 2014 में ये इससे बाहर हो गया, ये भी G20 का पार्ट है। उसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की, ये भी G20 के मेंबर्स हैं। तो G20 में टोटल 19 कंट्रीज हैं और 1 ये यूरोपियन यूनियन है, ये यूरोपियन संघ है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अगर G20 कैसे किस तरीके से कार्य करता है, तो G20 की कार्य प्रणाली क्या होती है? ठीक है। तो अब मैं आपको बात बताऊं, मैंने आपको बताया कि जो G20 है ये एजेंडा निर्धारित करती है। ठीक है। और
वो जो एजेंडा है, जो G20 का जो एजेंडा है, ये पूरे 1 साल तक उन सभी देशों में काम करता है। इसी एजेंडा के थ्रू उन देशों में काम होता है। तो अब ये एजेंडा कौन तैयार करता है? तो ये एजेंडा तैयार करने के लिए आपको ये पता है कौन करता है, उसके कार्य समूह करता है। G20 का जो कार्य समूह होता है वो ये एजेंडा तैयार करता है। तो G20 के कार्य समूह में कौन होते हैं? मेनली इसमें 2 ट्रैक्स होते हैं, 2 ट्रैक में काम करता है, एक तो वित्तीय ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। तो वित्तीय ट्रैक का मतलब है कि इसमें जो वित्त से रिलेटेड जो भी एजेंडास तैयार होंगे वो वित्तीय ट्रैक करेगा, और उसमें कौन कौन शामिल है? उन सभी देशों के वित्त मंत्री और जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन कंट्रीज की जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके गवर्नर। ठीक है। अब बात आती है शेरपा ट्रैक। जो शेरपा ट्रैक के जो अध्यक्ष होंगे वो उस कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे उसके द्वारा अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। उनका एक प्रतिनिधि होता है जिसको वो नियुक्त करता है। वो किसकी अध्यक्षता करते हैं? वो शेरपा ट्रैक की अध्यक्षता करते हैं। अब क्या शेरपा सिर्फ जो कंट्री होस्ट कर रही क्या उसी का रहेगा? नहीं। जो आपको ये भी एक पॉइंट याद रखना है कि हर देश का हर एक शिखर सम्मेलन में अपना शेरपा होता है। तो चाहे कोई कंट्री होस्ट कर रही हो या ना कर रही हो, उस देश का जो एजेंडा तैयार होगा, G20 का जो एजेंडा तैयार होगा, तो उसमें उस देश का शेरपा भी शामिल होता है उस एजेंडा को तैयार करने में। और कौन एजेंडा तैयार करने में हेल्प करता है? और वो करता है संपर्क समूह। अब ये संपर्क समूह में कौन कौन शामिल होते हैं? संपर्क समूह में शामिल है G20 जो भी देश है उसके सांसद, उनके नागरिक, उनके महिला, श्रमिक और शोधकर्ता आदि जो लोग हैं, उनके बड़े लेवल पे जो मंच होते हैं वो भी G20 का एजेंडा तैयार करने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कि G20 का शिखर सम्मेलन होता क्यों है। मैंने आपको बताया कि जो G20 का जो सम्मेलन है, सम्मेलन तो 1999 में ही हो गया था, बट शिखर सम्मेलन बाद में शुरू हुआ। तो शिखर सम्मेलन बाद में कब शुरू हुआ? तो शिखर सम्मेलन बाद में 2008 में स्टार्ट हुआ। तो 2008 में ऐसी कौन सी कंडीशंस बन गई थी कि जिससे शिखर सम्मेलन स्टार्ट किया जाए? तो 2007 से लेके, आप सबको पता है 2007 से लेके 2009 तक एक वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट आया था। एक वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट आया था। उस टाइम पे क्या हुआ था कि चाहे कोई विकसित देश हो, चाहे कोई विकासशील देश हो, हर एक देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा था। तो उस टाइम पे जो यूरोपियन यूनियन था उसके जो अध्यक्ष थे वो था फ्रांस। यूरोपियन यूनियन का जो अध्यक्ष था वो था फ्रांस। तो फ्रांस ने एक एडवाइस दी कि अगर हम जो विकसित जो देश हैं वो सब मिलके इन विकासशील देशों पर अगर निवेश करें तो उन देशों की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक अर्थव्यवस्था है, उसमें सुधार आएगा। तो उन्हीं के सुझाव के आधार पर 2008 में यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ। शिखर सम्मेलन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, शिखर सम्मेलन इट मींस जो G20 के जो भी सदस्य देश हैं उनके राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन, उनके राष्ट्र के जो प्रमुख हैं उनकी बैठक। तो अब इस बैठक में होता क्या है? तो इस जो बैठक है इसमें जैसे कुछ अहम जो मुद्दे होते हैं उन पे उन देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो वार्तालाप करते हैं और एक वैश्विक एजेंडा जो आगे के लिए तय करते हैं। ठीक है, जो पूरे 1 साल तक कार्य करेगा। तो वो अहम मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं? तो अहम मुद्दे हो सकते हैं लाइक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हो सकता है, आतंकवाद से हो सकता है, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग, महिला सशक्तिकरण, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी,
वैश्विक वित्तीय संकट, इन सारे मुद्दों पे ये जो शिखर सम्मेलन में उसके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वार्तालाप करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है फर्स्ट शिखर सम्मेलन, तो फर्स्ट शिखर सम्मेलन मैंने आपको बताया 2008 में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ था। अब बात आती है कि G20 का जो 2023 में जो अध्यक्ष है वो कौन है? भारत है। तो G20 का जो अध्यक्ष भारत है ये कब से कब तक था? ये कब से कब तक है? ये 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक जो G20 का जो अध्यक्ष रहेगा वो कौन रहेगा? भारत रहेगा। और ये 18वें नंबर का, अभी 9th और 10th जो सितंबर है उसमें जो शिखर सम्मेलन होगा नई दिल्ली में वो कौन से नंबर का होगा? 18वें नंबर का होगा। और इसमें जो थीम है ये है G20 भारत 2023 इंडिया। यहाँ पे अर्थ है और उसके नीचे कमल का फूल है। फिर यहाँ पे भारत लिखा हुआ है हिंदी में देवनागरी लिपि में, फिर 2023, फिर उसके बाद इंडिया। और इसकी जो थीम है वो है, 2 थीम इसमें है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब G20 में जो अध्यक्षता अगर भारत कर रहा है तो इसमें कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं जिनके ऊपर वार्तालाप होगी? तो फर्स्ट आप सबको पता है यूक्रेन युद्ध, जो अभी तक रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल ही रहा है तो उस पे कुछ बातें हो सकती हैं। जलवायु परिवर्तन पे कुछ बातें होंगी। भोजन और ऊर्जा, जो फूड और एनर्जी है उनके रेट के ऊपर कुछ डिस्कशन हो सकता है। ग्लोबल साउथ, मैंने आपको बताया ग्लोबल साउथ मतलब जिनकी आर्थिक जो आय है, जिन देशों की आर्थिक आय कम होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल साउथ। तो जो ग्लोबल साउथ के जो देश है उनका समर्थन करना। और नव उपनिवेशवाद से बचाव, तो अब हमारे पास वर्ड आया है ये नव उपनिवेशवाद। तो आखिरकार ये नव उपनिवेशवाद होता क्या है? तो जैसे आपको ये पता है कि अगर किसी भी कंट्री की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है तो जो बड़े जो संगठन हैं और जो कुछ विकसित देश हैं वो उन देशों को, उन विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। और अगर वो आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं तो उनके बदले में वो उन देशों की कुछ आंतरिक और बाह्य जो मामले हैं उन पे वो अपना नियंत्रण रखते हैं। तो जिससे, जैसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो जो ब्रिटेन था उन्होंने भारत को एक उपनिवेश बनाया। तो उसी तरीके से आगे कोई भी ये विकासशील देश है ये उपनिवेश ना बने, उन चीजों के बचाव के लिए ये बात इस अध्यक्षता में, इस शिखर सम्मेलन में हो सकती है। अब बात आती है, मैंने आपको बताया कि शेरपा, जो शेरपा, अब इस जो G20 है इसमें जो 18th शिखर सम्मेलन होगा उसमें शेरपा कौन है? तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ये शेरपा वर्ड, तो जो शेरपा वर्ड है ये नेपाल में एक शेरपा जातीय समूह होता है उससे लिया गया है। तो इसमें इस जाति के समूह में, इस समूह में ऐसा क्या क्वालिटीज हैं जिससे इसका नाम रखा गया है? तो जो शेरपा होते हैं वो हिमालय की जो ऊंचाई है उनकी पे आसानी से चढ़ जाते हैं। इस समूह के जो लोग हैं वो हिमालय की जो ऊंचाई है उस पे आसानी से चढ़ जाते हैं। और आपको पता होगा कि जो सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पे जाने वाले जो लोग थे उनमें एक शेरपा भी था। तो उस चीज पे, ऊंचाई पे जाने वालों के लिए तो इनकी जो क्वालिटी है ये ऊंचाई पे इजीली चढ़ जाते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो वहां से ये वर्ड लिया है शेरपा, कि जो विश्व की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको ऊंचाई पे लेके जाना। अब बात आती है कि ये शेरपा कौन होगा? जो ये शेरपा होगा ये उस जो G20 के जो सदस्य देश हैं उसके जो राष्ट्र के जो प्रमुख हैं, ये अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। तो ये प्रतिनिधि को हम क्या बोलेंगे? ये कौन होता है? शेरपा। अब वो प्रतिनिधि कौन होगा? तो वो प्रतिनिधि उस देश का उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी भी हो सकता है, कोई मंत्री भी हो सकता है, सिविल सर्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। उसको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्र प्रमुख नियुक्त करेगा। अब भारत की अगर 2023 में अगर मैं बात करूं तो भारत का जो वर्तमान जो शेरपा है वो कौन है? अमिताभ कांत है। यहाँ पे है अमिताभ कांत, जो पूर्व में, जो पहले नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। अब
कुछ शिखर सम्मेलन में जो कौन कौन शामिल होंगे, जो 18th नंबर का जो शिखर सम्मेलन होगा, 18th जो शिखर सम्मेलन होगा नई दिल्ली में जो हो रहा है, तो उसमें कौन कौन शामिल होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो G20 के जो भी सदस्य हैं वो तो शामिल होंगे ही होंगे इसमें, उसके अलावा कुछ अतिथि देश भी शामिल होंगे। तो भारत ने इस बार 9 अतिथि देशों को बुलाया है, इसमें शामिल किया है। तो वो 9 अतिथि देश कौन कौन से होंगे, तो फर्स्ट होगा इसमें नीदरलैंड, सेकंड इसमें होगा सिंगापुर, थर्ड इसमें होगा स्पेन, फोर्थ होगा इसमें यूएई संयुक्त अरब अमीरात, फिफ्थ होगा इसमें ओमान, सिक्स्थ होगा इसमें बांग्लादेश, फिर नेक्स्ट होगा इसमें इजिप्ट जो कि मिस्र, नेक्स्ट है इसमें मॉरिशस, और उसके अलावा इसमें शामिल होगा नाइजीरिया। ठीक है, तो G20 जो 18th शिखर सम्मेलन है, इसमें G20 के सदस्य के साथ साथ इन 9 अतिथि देश भी शामिल होंगे, इनके राष्ट्र प्रमुख भी शामिल होंगे, जिसमें नीदरलैंड शामिल है, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नाइजीरिया। और आपको एक स्पेन के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि जो स्पेन है ये G20 का स्थायी अतिथि सदस्य है, कि चाहे किसी भी देश में इसकी अध्यक्षता की हो, स्पेन उसमें अतिथि सदस्य रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने G20 की एक एक पॉइंट को आपके साथ क्लियर किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी देश इस G20 में शामिल होंगे उनकी राजधानी, उनके जो राष्ट्र के प्रमुख हैं वो, और उनकी करेंसी की एक मैं वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि अगर ये G20 में इन देशों का नाम आया है तो ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक